नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। इब्राहिमगंज कब्रिस्तान को लेकर मुस्लिम समाज के सामाजिक जन अब सक्रिय हो गए हैं, जो कब्रिस्तान की बदहाली को लेकर अब सफाई का बीड़ा उठा चुके हैं। आज मुस्लिम समाज के कई लोग इकट्ठा होकर इब्राहिमगंज कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई अभियान चलाया और कब्रिस्तान के पास हुए अतिक्रमण और फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से अवगत कराया। देखिए खास रिपोर्ट। एक्सप्रेस के लिए अजहर खान इस समय भोपाल टैक्स के सामने स्थित इब्राहिमगंज कब्रिस्तान पे यहाँ खड़े हैं। यहाँ कुछ कमेटी वाले, मसजिद कमेटी और कुछ लोग आगे आए हैं इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई और इसकी दशा बदलने के लिए, कुछ विकास प्रोग्रेस यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। इनसे हम बात करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनाम हुसैन नवेद है। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? भोपाल से हूँ जी। किसी मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, हम खिदमत खल करते हैं, कोई तंजीम नहीं है, हम इंसानियत के लिए हम खिदमत करते हैं। अभी 10-12 दिन के बाद अभी हमारा मतलब इबादत का दिन है, शब बारात जी। उस सिलसिले में हमारी पूरी भोपाल इलेक्शन कोर कमेटी जो है आई थी यहाँ पर मुआयना करने। तो यहाँ हमने आके देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि इतनी गंदगी देखी। यहाँ लोगों ने लेटरिन बाथरूम बना दिए हैं, अपनी पार्किंग बना दी है, गोडाउन बना दिए हैं, और पीछे आप देखेंगे मल्ला पड़ा हुआ है। हमें बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। ये अभी कब्रिस्तान है, हमारे बुजुर्ग है, यहाँ पर भोपाल की बड़ी बड़ी शख्सियत थी जी। तो हमें अफसोस हुआ इस बात का। तो हमने इसलिए आज एक आवाज़ उठा रहे हैं प्रशासन से, नेताओं से, ताकि इसको अब ये यहाँ एक बहुत बड़ी ताज्जुब और हैरानी वाली बात ये है सबसे बड़ी, कि यहाँ के कुछ निवासी, पिछले 50 सालों से रहने वाले निवासियों का कहना है कि पिछले 50 सालों में इस कब्रिस्तान की ना कोई साफ़ सफाई हुई, ना कोई देख रेख हुई आज तक। ऐसा बिल्कुल कोई आगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ देख रेख उस तरह से नहीं हो पाई जो और कब्रिस्तान में है। आप ये कब्रिस्तान को देखेंगे, कब्रिस्तान चारों साइड बिल्डिंगों से घिरा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर एक टाइम में गेट नंबर से जाने आता था, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। अब नंबर तो दूर की बात है, यहाँ गेट ही गायब है। और पूरी मतलब सबसे पहले अगर कब्रिस्तान को बचाना है तो चारों साइड से बाउंड्री वॉल खींचना है। बाउंड्री वॉल खिंच जाएगी तो यहाँ पर तकरीबन जो अवैध लोग घुस रहे हैं उनका आना बंद हो जाएगा। बेशक कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही घर हो सकता है जो यहाँ की देखरेख करने वाले हैं, वो रह सकते हैं। बाकी एक वीरान जगह होती है और इस जगह पे चहल पहल और ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये जो परमानेंट बिल्डिंगें बनाकर, घर बनाकर कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर इन लोगों ने जो कब्जे बना लिए, इसके लिए आगे क्या कार्रवाई और एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इन सारी बिल्डिंगों का रास्ता उस गली से, तो सबने जो गेट निकाल रखे हैं गेट बंद हो जाए। पीछे से जब बाउंड्री वॉल खिंच जाएगी तो गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो पहला फोकस हमारा जो है प्रशासन से अनुरोध है कि बाउंड्री वॉल बनाई जाए। बाउंड्री वॉल बन जाएगी तो बहुत हद तक ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी काम पर हम खुद करते रहेंगे अंदर हम। चलिए, माशाल्लाह, काफ़ी लोग अभी आगे आ रहे हैं कब्रिस्तानों को बचाने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए। ऐसे ही हमारा सेफिया कॉलेज वाला बड़ा बाग कब्रिस्तान में कमेटी सक्रिय हुई है, उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो कुछ कदम वो ये उठा रहे हैं कि सबसे पहले तो पूरे पेड़ कटवा रहे हैं वो जितने भी है कब्रिस्तान के। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे नेता हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि गृह मंत्री पार्टी में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इस पर गृह मंत्री ने, अगर मेरे बयान से कांग्रेस पार्टी में फूट डलती है, इससे अच्छी बात क्या है? मेरे को उन्होंने कहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे नेता शिवराज सिंह, गोविंद सिंह ने कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने तैयार हैं। अब बताएं सज्जन सिंह जी अब क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और हमारे नेता हैं, सदन के नेता हैं। अब गोविंद सिंह ने कहा कि अगर वो बन जाए, उन्हें दिक्कत नहीं तो उन्हें बना दो गोविंद सिंह। मैंने दोनों सवाल का जवाब दिया है, अब वो जवाब दें। सर, कल सज्जन सिंह वर्मा ही कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे लोग, सर गोविंद सिंह कह रहे हैं सर षड्यंत्र रच रहे हैं नरोत्तम मिश्रा में पार्टी में फूट डालने के लिए। सर इस तरह हमें लड़ाने के लिए अगर मेरे षड्यंत्र से उनकी पार्टी फूटती है तो उनको विचार करना चाहिए। सर कल सज्जन सिंह अंतर्मुखी होना चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं गोविंद सिंह। सज्जन सिंह वर्मा कल नेता प्रतिपक्ष की मांग को लेकर कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष उसे बनाया जाएगा जो युवा होगा, बेदाग होगा और जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं होंगे। जब गोविंद सिंह को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, ये सारे क्राइटेरिया में सज्जन सिंह जी खुद भी फिट नहीं बैठते हैं ना।
सर अभिभाषण और अभिभाषण रामराज बहुत सार गर्भित संबोधन महामहिम का अभिभाषण सरकार का दर्पण होता है। सरकार की जन कल्याणकारी वो जन कल्याणकारी आज ऐतिहासिक है। कमलनाथ जी कह रहे थे कि बार-बार मोदी जी का नाम लिया गया अभिभाषण। सर नीचे कर लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं यार, मजाक चल रहा है। सर क्या माना है जीतू पटवारी अकेले पड़ गए ट्वीट करके, कांग्रेस ने नारा कर लिया? मुद्दा भी उठाया सर। देखिए मित्रों, अच्छा सवाल किया जी। महामहिम आप सब साक्षी रहते हैं जी। पद की एक गरिमा है। अरे ये सुदर्शन नीचे करो। एक संवैधानिक पद। नीचे करो सर। और मैंने ये कहा कि ये पक्ष और विपक्ष की दृष्टि से नहीं देखा जाए जी। आज आप घर पे बिस्तर पे लेट के ट्वीट कर दो और कह दो मैं बहिष्कार कर, किस बात का बहिष्कार? वो एक गोपनीय दस्तावेज है, आपने पढ़ कैसे लिया? हाँ, और पढ़ा तो कौन से पॉइंट का बहिष्कार या पूरे उसका किया? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी एक परंपरा रही है। यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्यपाल के अभिभाषक को सुनते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए मीडिया में छपने के लिए ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। कार्रवाई करेंगे सर, कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी गरिमामय परंपरा रही है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब सम्मान के साथ सुनते रहे। केवल मीडिया में छपने के लिए, अलग दिखने के लिए, सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। अब ये ट्वीट से बहिष्कार क्या है? क्या सोशल मीडिया पर ही सब कुछ होगा? क्या सदन की गरिमा को खंडित और तार का तार किया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को ट्वीट से ध्वस्त कर दिया जाएगा? मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये कहा कि ये गलत परंपरा है और जिसने ये किया है आसंदी के सामने सवाल उठाए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नरोत्तम जी ने मामला उठाया है, उन्होंने गंभीरता से लिया है और ऐसे कदाचरण पर आसंदी फैसला करेगी, कदम उठाएगी। बजट की जानकारी मीडिया से लिंक होने पर बोले विधायक लक्ष्मण सिंह, कहा कि बहुत गंभीर मामला है। बजट सत्र विधानसभा में पेश होने से पहले ही खबर छप गई। अगर बजट ऐसा ही आता है जैसा छपा है तो ये जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करूंगा। कि बजट में ऐसा होने वाला है, इसके दाम बढ़ेंगे, उसके घटेंगे, ये सदन की अवमानना है। कोई अखबार का समूह अगर धनवान है, इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान तुम्हारी जेब में, सरकार तुम्हारी जेब में है। बहुत गलत बात है। गोपनीयता ऐसे बनी रहेगी, आपके अधिकारी, किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लीक किया है उसको, आपके ब्यूरोक्रेट्स को संभालिए। आज तक हमने ऐसे नहीं सुना। मेरे 40 साल का अनुभव है, संसदीय अनुभव, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट इस तरह। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, अभी बजट आने दीजिए। अगर बजट में वो बातें आती है जो उसने छापी हैं, तो हम जुडिशियल इंक्वायरी मांग करेंगे, उनके खिलाफ उनको जेल में बंद करना चाहिए। सर, देश के मंत्री गोपनीयता भंग करने की आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी पे। ये जीतू पटवारी का मामला इतना गंभीर नहीं है। ठीक है, अब मानना, उसको ऐसा नहीं करना था, मैं मानता हूँ, और उसको पार्टी उसको सलाह देगी और पार्टी को जो करना वो करेगी, समझाएंगे। लेकिन बजट नहीं हो रहा है,
और एक आइडिया नीचे कर लो यार। हनुमान समूह ये सोचता है कि मैं विधानसभा से ऊपर हूँ, सरकार से ऊपर हूँ, गलत है। तो सब दैनिक भास्कर के खिलाफ कार्रवाई अब हम इंतजार कर रहे हैं बजट प्रस्तुत होने का। अगर बजट में वो बातें हैं जो उसमें छपी है तो दैनिक भास्कर के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर मांग उठ रही है, संसदीय कार्य मंत्री ने पत्र लिखा है कि उपस्थित नहीं रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष, देखिए सदन के नेता कभी उपस्थित नहीं रहते। क्या मुख्यमंत्री उपस्थित रहते हैं? नहीं रहते ना, उनको काम होता है। हमारे सदन के नेता को भी काम होता है। लोकसभा में भी सदन के नेता जो हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको कई काम होते हैं, पार्टी के काम होते हैं, अन्य काम होते हैं, तो वो सदन में हमेशा उपस्थित नहीं रहते। सदन की कार्यवाही जो है वो विधायक मिलकर चलाते हैं और अध्यक्ष जी उनके सहयोगी चलाते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पद से हटाने की मांग की है क्योंकि वो गृह मंत्री का दायित्व निभाने में असफल साबित हुए हैं। उनके पास समय नहीं है। कांग्रेस आज लिखेगी मुख्यमंत्री शिवराज को इस मांग के संदर्भ में पत्र। यदि बात करें तो गृह मंत्रालय एक संवेदनशील विभाग होता है और इसमें ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाना चाहिए जो गृह मंत्री के पद के बतौर पूरे प्रदेश में प्रतिदिन उपलब्ध रहे, हर छोटी मोटी घटना पर मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करें। लेकिन वर्तमान जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, शायद उनके पास समय की कमी है। वे चूंकि मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर प्रतिदिन बयानबाजी करना, लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करना, कांग्रेस के नेतृत्व को कोसना, प्रतिदिन या नियमित प्रेस ब्रीफिंग करना उनकी आदत सी बन चुकी है। जो उनके पास अन्य कई दायित्व हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनके संबंध अच्छे हैं तो कई राज्यों में उनकी चुनावी ड्यूटी भी लग जाती है। यदि बात करें तो जब से गृह मंत्री बने मध्य प्रदेश में अपराधों का बोलबाला हो चला है, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो चली है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हत्या, लूट, डकैती, अपराध जैसी घटनाएं रोज की बात हो चली और एनसीआरबी के आंकड़ों में भी मध्य प्रदेश अपराध की दृष्टि से देश में शीर्ष पर आ चुका है। अब चूंकि गृह मंत्री के पास समय की कमी, अन्य जवाबदारियां तो वो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और जो उनको जवाबदारियां का निर्वहन करना चाहिए उसमें वो असफल साबित हो रहे हैं, नाकारा साबित हो रहे हैं। तो कांग्रेस आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग कर रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाए जो समय दे सके, जो नियमित तौर पे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर सके, हर छोटी मोटी घटना पर मौके पे पहुंच सके और उसके पास सिर्फ गृह मंत्रालय का ही दायित्व है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के पास देश के कई दायित्व हैं, कई जवाबदारियां हैं और नियमित तौर पर उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों पर बात भी करने की आदत है, तो निश्चित तौर पर वो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। तो कांग्रेस मांग करती है कि उनको इस पद से हटाया जाए और किसी योग्य और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो पूरे समय गृह मंत्रालय को दे सके। पर्यावरणीय मेघा पाटकर ने आज एक प्रेस वार्ता के मत्स्य कोऑपरेटिव सोसाइटी को मान्यता देने के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि कुल 32 समितियों द्वारा महासंघ के मान्यता देने की मांग है। फेडरेशन न होने से माफिया आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहा है। तो फिश वर्कर्स के अधिकार के लिए संघर्ष सालों से चलकर आज 32 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मध्य प्रदेश में, 20 महाराष्ट्र की है। इसमें भी विवाद चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे फेडरेशन को मंजूरी दी जाए। हमने मत्स्य महासंघ में आकर सैकड़ों लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन वहां भी जब माफिया जैसे कॉन्ट्रैक्टर को ही लाया जाता है तब स्थानिक मछुआरों को प्राथमिकता देने की मत्स्य व्यवसाय नीति होते हुए भी दिग्विजय सिंह जी के समय ही जो बनी थी, क्योंकि बरगी में 54 कोऑपरेटिव्स बनी, हमको लड़ना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आखिर दिग्विजय सिंह जी ने फेडरेशन को उस जलाशय पर अधिकार दिया। फिर माफिया भी होते हैं, फिर अधिकारी भ्रमित करते हैं, लेकिन आज भी हमारी मांग प्रलंबित है कि हमको ही अधिकार दिया जाए। और ये जरूरी है क्योंकि माफिया जैसे ठेकेदार 24 रुपए 30 रुपए किलो से मछली खरीदकर बाहर जाकर 200 और 300 रुपए में बेचते हैं, साल भर में 50 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं। ये सब इंदिरा सागर में हुआ है, ये सब करीबन सभी बांधों में हुआ है जहां उत्पादन भी कम आया है। जबकि जिनको जमीन के साथ पुनर्वास नहीं मिलता, ऐसे लोगों में कुम्हार है, केवट है, मछुआरे हैं, मजदूर है, हर एक के लिए हमने आदेश निकलवाया है। केवल सरदार सरोवर में आज भी कुछ कुम्हारों को जमीन मिलनी बाकी है, आज भी कुछ दुकानदारों को जमीन मिलनी बाकी है, आज भी केवटों को जेटी बनाना बाकी है जिनके पास अकबर के समय के दस्तावेज है। तो लड़ाई 37 साल के बाद भी जारी रखे, जबकि 50,000 परिवारों का पुनर्वास अब देखेंगे तो गांव के नगर बन गए, ये भी है। पर आज भी सुविधा गुणवत्ता में कम है।
आज भी सुविधा बाकी है। हम कानूनी और मैदानी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अभी आप ही सवाल उनको जाकर दलालों का दबाव है ना नेताजी, दलालों का दबाव है, भ्रष्ट अधिकारियों का दबाव है जी जी। हम यहाँ से ही शामला हिल्स पर ही तो है, हम जाने को तैयार हैं। जैसा कह रहे हैं संवाद पहली जरूरत है लोकतंत्र। बिल्कुल, हम भी मानते हैं। संघर्ष के बावजूद संवाद हमने कभी नहीं रोका। अमर सिंह चौधरी जी थे तब भी संवाद हुआ, हर प्रधानमंत्री के साथ संवाद हुआ, केवल एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी छोड़ उस मामले को हम लेके ही नहीं गए। हम ऐसे प्रकरण तो अभी 50,000 तो किसान आंदोलन में लगे हैं, हम पर भी लगे हैं। 26 जनवरी का 307, जबकि मैं तो 150 किलोमीटर दूर थी उस दिन जब ये लाल किले में चल गए थे। दीप सिद्धू तो चला गया, अब क्या बात करनी है। लेकिन ये केसेस, अपराधी प्रकरण ऐसे आंदोलन में हर बार लगते हैं। कोई 144 के होते हैं, कोई होते हैं, हम उससे डरते नहीं हैं और कोर्ट से हम बरी हो जाते हैं। आज हमारे एक किसान हैं जिन पर 184 प्रकरण लगे थे, अब 4 बचे हुए हैं। निरपराध है, सब जानते हैं, कोर्ट भी समझता है। राज्यपाल का अभिभाषण, कोरोना का जिक्र करते हुए वैक्सीन उपलब्ध करवाने को लेकर पीएम का जिक्र किया गया, साथ ही राज्य सरकार की प्रशंसा की है। राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए तमाम योजनाओं को बता रहे हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना और सीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश के सड़कों का जाल बिछाया गया है। देश में सबसे अच्छी सड़कों के मामले में प्रदेश अग्रणी है। पीएम किसान कल्याण के माध्यम से 6,000 और सीएम की ओर से 4,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। कोरोना जैसी सबसे घातक बीमारी सामने आई है, जब भी इस तरह का संकट देश के सामने आए हैं और देश को मजबूती के साथ उभरा है। पीएम मोदी ने सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाने का जो निर्णय लिया है वही आज सबसे असरदार साबित हो रहा है। देश का नेतृत्व करने वाले जब जनहित के फैसले लेते हैं तो वो जन जन तक फैसला बन जाता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपये राज्य की ओर से मिलाए गए, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की निश्चित सहायता प्राप्त होने लगी। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पिछले लगभग 2 वर्ष में 76,53,000 से अधिक किसानों के खातों में 15,000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का घुमंतु और एवं अर्ध घुमंतु जाति कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। जनजातीय जननायकों के जन्म जीवन, योगदानों और बलिदानों की अमर यश गाथा युगों तक समाज को प्रेरणा देती रहे। इस उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इसी दिन मध्य प्रदेश सिकल सेल हीमोग्लोबिन पेशी मिशन एवं मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम जैसी अभिनव योजना प्रदेश में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में समर्पित की गई। बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने सभी जिलों में कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर के पास मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आज के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी साथियों का जोश सराहनीय रहा। कलेक्टर साहब ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, कलेक्टर साहब ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, कलेक्टर साहब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, कलेक्टर साहब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, कलेक्टर साहब ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, ज्ञापन लो। बताइए, मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ ज्ञापन देने से। बताइए। ये शिवराज सिंह चौहान जी के नाम है, मुख्यमंत्री के नाम, जो आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है। मध्य प्रदेश की प्रस्तावित बिजली दाम वृद्धि के खिलाफ ज्ञापन है ये। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस समय घोर महंगाई की मार से त्रस्त है। डीजल, पेट्रोल से लेकर हर खाद्यान्न के दाम आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश की मत भ्रष्ट बिजली कंपनियों द्वारा पहले से ही गलत और बड़े बिलों से जनता का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का किसानों के लिए 11%
व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10% वृद्धि का प्रस्ताव डबल चोट करने वाला है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश इस प्रस्ताव की घोर निंदा करती है व प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। इसके साथ ही मांग करते हैं कि कोरोना के दौरान के सभी घरेलू, कृषि व दुकानों के बिलों को माफ किया जाए। जहां आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देकर भी फायदे का बजट दे रही है, वहीं मध्य प्रदेश की भ्रष्ट बिजली कंपनियां जनता का शोषण करते हुए घाटा दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी इस जन विरोधी प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती है कि दाम वृद्धि तत्काल वापस लेते हुए कोरोना काल के सभी बिल माफ किए जाएं, साथ ही बिजली के दाम में कमी कर जनता को राहत दी जाए। मैं जिला अध्यक्ष रीना सक्सेना। मैडम, एक्चुअली मैंने सुबह से बताया, मैं खुद रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हूँ। एक बार आपसे मुलाकात हो चुकी है, शायद आप जानना याद हो। तो उनको मैंने पूछा था कि कलेक्टर साहब है, तो उन्होंने बोला आने वाला। इसलिए यहाँ सब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और यदि पहले से बताए थे नहीं आने वाले या कुछ ऐसी दिक्कत है तो फिर उस हिसाब से डिसीजन लेते। हमारा अनुरोध है कलेक्टर साहब तक ये भी पहुँचाइएगा कि जब हम जनता की कोई परेशानी लेके आते हैं, उसके लिए ज्ञापन देने आते हैं, तो कम से कम कलेक्टर अगर जिला का कलेक्टर होके जिला की जनता के लिए समय नहीं निकाल सकते तो ये गलत बात है। मतलब हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ये हमें पता है पूर्व सूचना देंगे मैडम, पूर्व सूचना थी, मैंने जाके दिए। मैं रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हूँ डिफेंस से, मैंने खुद जाके वहाँ इनके पीए को बताया था, समय बताया था। बिल्कुल जी हाँ, 1 बजे का टाइम बताया था। मैडम ने तो पहले से बताया हुआ। मैडम देखिए, पहले से बताया हुआ है। मैडम, मैं खुद जॉइंट डायरेक्टर लेवल पर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ग्रुप ऑफिसर को कहाँ कहाँ इंगेज होना पड़ता है। मैं कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगता जो कि गलत है, लेकिन बताने के बाद भी यदि नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ पे उनके अगेंस्ट में भी नारे लगाएंगे। मैं भी लगाऊंगा, ले जाए मेरे को भी जेल में। आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे? हाँ नहीं, मैम बताया था 1 बजे बताया था मैडम। के लिए हमारा निवेदन है कि हम जब भी ज्ञापन देने आए तो कलेक्टर साहब स्वयं से ले, ताकि हम उनसे जो वो 2 मिनट के लिए बात कर सके मैम, पता चले कि ये पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अभी हमने आपको आप जो भी बोलती है करती है, मुझे मालूम है। मैं आ चुका हूँ आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जरूर पहुंचेगा। अगर आप एग्जैक्ट पूर्व सूचना देंगे तो कलेक्टर साहब को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने दिया था, मैंने खुद नहीं जाके। कलेक्टर साहब ऑफिस में नहीं मिलते, कई लोग परेशान हुए हैं यहाँ। पिछली बार एक हफ्ते नहीं, एक हफ्ते लगातार बच्चे परेशान हुए हैं। नहीं, एक हफ्ते में 1 दिन तो आ सकते हैं। कमिश्नर साहब तो 3 दिन मिलते हैं। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।